एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को 10 to 15 मिनट्स के अंदर सारा का सारा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें। सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हमारे पास देखने को मिलते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट, जिनमें पॉरीफेरा आ गया, हमारे पास फ्लैट हेलमिंथेस होगा, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, ये सारे के सारे सिंपल डिफ्यूजन में आ जाते हैं। फिर अर्थवर्म्स की बात करें, उनकी जो सरफेस होता है वो थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो वो स्किन से ही डिफ्यूजन गैसेस का करवाते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ट्राइकल ट्यूब्स मतलब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास ट्यूब्स पॉजेस करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर होता है विद इन द बॉडी। क्यूटीनियस रेस्पिरेशन हो जाता है फ्रॉग्स के अंदर स्किन के जरिए, ठीक है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स। फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मतलब स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन जिसमें गिल्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एक्वाटिक मोलस्कस हो गए, ऑर्थोपोड्स हो गए। एग्जाम्पल फिश है जो एक वर्टिब्रेट है। वेस्कुलराइज्ड बैग्स मतलब लंग्स के जरिए, इनमें एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स आ गए और साथ में मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर फ्रॉग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, डायग्राम एनसीईआरटी पे गिवन है, एक बार ज़रूर उसको देखना। सबसे पहला यहाँ पर गिवन होगा आपका, ये होगा हमारे पास ट्राइकिया के ऊपर होगा लैरिंक्स के ऊपर होगा यहाँ पर इसको ग्लॉटिस के ऊपर होगा एपिग्लॉटिस के ऊपर होगा फेरेंक्स, फिर होगा बाकी चीज़। चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आ गए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के अंदर वाला पार्ट होता है नेज़ल पैसेज, जहाँ से पूजा आता है एक चैम्बर के अंदर, इस तरह कैविटी जिसको कहते हैं नेज़ल चैम्बर, उसे पूजा आते हैं इंटरनल नेरीज के अंदर। इंटरनल नेरीज से हम पूजा आते हैं फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होता है इसके ज़रिए दोनों के दोनों फूड एज वेल एज एयर इस फेरिंग्स के अंदर चले जाते हैं। अब उसके बाद होता है कि फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है ये लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है क्या, लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है रीजन, इसको कहते हैं ग्लॉटिस होता है कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। किससे, एपिग्लॉटिस। अब जो एपिग्लॉटिस होता है, जैसे ही फूड आता है ये क्लोज हो जाता है, तो सारा का सारा खाना ट्रैकिया में नहीं बल्कि फूड पाइप में चला जाता है। और जो ये क्लोज हो गया इसकी वजह से फूड पाइप में चला गया। अब यहाँ पर होता है कि जैसे एयर आ गया ये खुल जाता है, तो एयर हमारे लैरिंग्स में चला जाएगा, उसकी वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। अब लैरिंग्स हमारा क्या होता है, एक साउंड बॉक्स होता है, उसको चाहिए क्या होगा, हवा चाहिए होगी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कार्टिलेजन्स बॉक्स होता है। अब लैरिंग्स ओपन हो जाता है इनटू ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया एक्सटेंड होता है मिड थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है। मिड थोरेसिक कैविटी का बीच वाला हिस्सा जो होगा वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। फिर ये ट्रैकिया जो होता है, हम बताते हैं आगे, हमें पता चल चुका है लैरिंग्स के ऊपर ओपनिंग प्रेस जो इसको ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिया एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रम में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो के अंदर, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जो फर्दर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, जो फर्दर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स है इन टर्न हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, पहले तो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसको हम टर्शियरी ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। अब जो टर्शियरी ब्रोंकाई आगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे आगे इस तरह कुछ डक्ट जैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर फर्दर क्या बनाता है, इस तरह एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलाई बनाते हैं। एल्वियोलाई का हम बताते हैं इट्स अ थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए जो एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट होता है, ये कौन सा रीजन होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑफ एक्सचेंज पार्ट रीजन होता है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द लंग्स हो जाता है, या लंग्स एंड एल्वियोलाई के बीच में हो जाता है, ओके। ये हम बता सकते हैं एटमॉस्फेयर और इसके बीच में हो जाता है। अब जो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है, यहाँ से यहाँ तक एक्सचेंज कहीं पर दिख रहा है नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, बस ट्रांसफ़र हो जाता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। अब ट्राइकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स से सपोर्ट होते हैं। ऐसे रिंग्स प्रेजेंट हो गए जो हाफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजनस रिंग होते हैं, स्ट्रेचेबल रिंग्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे गलत चीज़ है कि आपको लग रहा होगा कार्टिलेजनस रिंग से मतलब स्ट्रेचेबल है, बिल्कुल है, समझते हैं आप हो क्या है। कार्टिलेज रिंग्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे रिंग है, इसमें क्या होगा, इसमें हाफ में प्रेजेंट हो, इसलिए हाफ कहा जाता है इसको, ठीक है। लिखा भी इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग से सेपरेट ये होते हैं, कवर्ड होता है। अब इसका कार्टिलेज रिंग्स क्या करता है, ये हम बता सकते हैं अंदर की तरफ नहीं हो जाता, मतलब जब हम एयर जब बाहर जाएगी ये ऐसे अंदर की तरफ बंद नहीं होगी, इसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, जैसे आप बलून लेते हो, बलून से एयर को वापस सक आउट करते हो तो ये खाली हो जाता है इस तरह से और अंदर की तरफ बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम बोतल की बात करें, बोतल के अंदर आप एयर डालोगे, ढक्कन बंद करोगे, कुछ नहीं होगा,
अगर बोतल से एयर निकालोगे भी, वैक्यूम क्रिएट करोगे, मतलब थोड़ा वैक्यूम क्लियर करोगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि तब भी ऐसे स्टैटिक रहेगा। या फिर कोई स्टील बोतल ले लो, ठीक है, हार्ड स्टील बोतल ले लो, तो हमें देखने को मतलब एयर अगर निकालेंगे, वैक्यूम क्रिएट भी करेंगे, कोलैप्स नहीं होगा। हाँ, कोलैप्स नहीं होगा, तो इसी को प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स होने से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देख भी सकते हो जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं जो लंग्स होते हैं, इनका लोकेशन थोरेसिक कैविटी में होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है। अब ये फॉर्म होता है 4 चीज़ों से। सबसे पहले डॉर्सली, मतलब अगर मैं डॉर्सी बताऊँ, पीछे से होता है सपोर्टेड बाय वर्टिबल कॉलम, आगे से प्रेजेंट होता है स्टर्नम, पीछे से वर्टिबल कॉलम, आगे से स्टर्नम, साइड से रिब्स होते हैं, और रिब्स के अलावा नीचे से हमारा डायफ्राम होता है। इस तरह से डायफ्राम क्या होता है, रेस्ट स्टेट इसका ऐसा होता है, कुछ कॉन्केव शेप जैसा। लेकिन अगर इसको स्ट्रेच किया जाए, नीचे की तरफ किया जाए, तो ऐसे बन जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। ये होता है रिलैक्स स्टेट, ये याद रखना। डबल लेयर्ड होता है, आउटर लेयर को कहा जाता है कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग के लिए, और इनर जो होता है कॉन्टैक्ट लंग सरफेस होता है। इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंस, उसको प्लोरल फ्लूइड कहते हैं, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। और लोअर साइड का होता है डोम शेप डायफ्राम। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले समझते हैं। एयर अंदर आ गया, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, ठीक है, ये अपने नाक से एटमॉस्फेयर एयर को अंदर लिया। देन डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। एल्वुलर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है बाय एल्वुलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड वो देते हैं, ठीक है। फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, एल्वुलाई ने ले लिया, फिर वहाँ से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो गया, फिर वहाँ से ब्लड लेता है ऑक्सीजन को, ले जाता है टिश्यू की तरफ। टिश्यू में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में हो जाता है। ब्लड से ऑक्सीजन जाता है टिश्यू में, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ब्लड में, फिर ब्लड वापस लेता है एल्वुलाई, एल्वुलाई ले जाता है, देता है लंग्स को, फिर बाहर आ जाता है। फिर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे ही टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंच गया, वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, एल्वुलाई। ये सारे के चारे 5 स्टेप्स इनको याद रखना है। वैसे तो आपको याद रह गया होगा, स्टेप वाइज क्या चल रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बताते हैं, एक तो इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है। अगर आपको याद हो, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसको याद रखना है, जब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इंस्पायरेशन कब होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, अगर वो कम होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का प्रेशर कब कम होगा, जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम अगर उसका ज़्यादा हुआ, तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर कम होगा। वही बात आ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। उस केस में इंस्पायरेशन होगा। वही बताया जा रहा है, इसको कौन इनिशिएट करता है। सबसे पहले होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब ऊपर और नीचे। इस एक्सिस में कौन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्ट्रेट बन जाता है, स्ट्रेट बन गया तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। फिर डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, मतलब आगे और पीछे का काम कौन करता है, आगे से और पीछे का, दैट इज आपको लगता है रिब्स करता होगा, स्टर्नम कंट्रोल होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल जो होता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो लिप्स के बीच में जो मसल होता है, ये रिब्स को ऊपर की तरफ खींचता है, एंड स्टर्नम को भी ऊपर करता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर बढ़ जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल इंक्रीजिंग थोरेसिक वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से पल्मोनरी का प्रेशर जो होगा डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एयर अंदर चला जाएगा। फिर होता है एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अंदर प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब वॉल्यूम कम होने लगेगा। वॉल्यूम कम होगा तो बाहर का एटमॉस्फेयर, अंदर का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर से, तो एयर बाहर चला जाएगा। यही होता है। इसको इनिशिएट कैसे किया जाता है, रिलैक्सिंग होता है डायफ्राम का, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम रिटर्न हो जाता है, स्टर्नम भी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, रिब्स भी वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया, तो उसकी वजह से एक्सपायरेशन हो जाता है। हम बताते हैं, ये हमने पता है, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट जो होता है इनहेल एक्सेल करता है। ये आप याद रख सकते, अगर आप करोगे भी काउंट तो आपको इतना ही दिखेगा, ठीक है। अब आप जब ज़्यादा इमेजिन करोगे तो शायद ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक। अब ये जो स्पायरोमीटर होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम क्लीन का एस्टिमेट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, मतलब पल्मोनरी फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि लंग क्या अच्छे से एक्सचेंज एयर करवा रहा है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से कैपेसिटी इनको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता ही है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम होता है कि ऐसा वॉल्यूम होता है जो हम जो है इनहेल एक्सेल करेंगे नॉर्मली, कोई भी फोर्स में नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करेंगे, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, और पर मिनट की बात करेंगे 6000-8000 ml पर मिनट होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है अगर हम कितना एयर क्या कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, सॉरी कितना एयर इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुली,
इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व मतलब इनहेल कितना कर सकते हैं फोर्सफुल, उसी को कहते हैं इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायर्ड रिजर्व होता है फोर्सफुल इनहेलेशन कितना किया जा सकता है 25 से 3000 ml तक। फिर होता है एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, कितना एक्सपायर किया जा सकता है फॉर्मल, एक तो नॉर्मली एक्सपायर किया, उसके अलावा अगर मैं और फोर्स लगाऊँ अपने अंदर के एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करूँगा फोर्सफुल के लिए, तो याद रखना एब्डोमिनल मसल रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के लिए। तो फोर्सफुल एक्सेलेशन का रेंज क्या होगा 1000 से 1100 ml। फिर होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब अगर मैं फोर्सफुल एक्सेलेशन कर रहा हूँ तब भी मेरी बॉडी में कितनी एयर बचता है या बचती है, उसको मैं कहता हूँ रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम किसके बराबर होता है 100 to 1200 ml तक। तो हमने कैसे इसको याद रखना है, देखिए 6000 8000 तो याद रहेगा, 2500 3000, 3000 को हट कम कर दो तो 1000 1100, ठीक है 1000 1100 ऐड कर दो 1100 1200। अब देखिए कैपेसिटीज, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है आईसी, उल्टा याद रखना एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, सॉरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो इसको याद रखना आईआरवी प्लस टीवी, आईआरवी प्लस टीवी। ये होता है अमाउंट ऑफ इनहेल, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो इनहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे याद रखो, कितना इंस्पायर कर पाएंगे हम, कब, जब हम नॉर्मली एक्सेल करेंगे, जब हम नॉर्मली एक्सेल करेंगे तब मैं एक तो इंस्पायर्ड मतलब कौन सा इनहेल जब मैं नॉर्मल एक्सेल करूँगा तो कौन कौन सा वॉल्यूम इनहेल कर सकता हूँ, टाइडल वॉल्यूम तो होगा ही, साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैं नॉर्मली जो है फोर्सफुली इंस्पायरेटरी जो फोर्सफुल इंस्पायर कर रहा हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ अगर मैं नॉर्मली एक्सेल किया। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब अगर मैंने नॉर्मली इनहेल किया, अंदर लिया ईयर को नॉर्मली, तो कौन सा वॉल्यूम जो मैं एक्सहेल कर पाऊँगा, टाइडल वॉल्यूम ऑब्वियसली। सेकंड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जो मैं फोर्सफुली एक्सहेल करूँगा, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, कितना वॉल्यूम हमारी लंग्स में रहा, अगर मैं नॉर्मली भी एक्सेल करूँ कितना वॉल्यूम रिमेन रहा, ये नहीं बता रहा कितना इनहेल एक्सेल किया जा सकता है, कितना वॉल्यूम रहा। तो क्या होगा, एक तो होगा एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम और होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायर रिजर्व और रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम नॉर्मली इनहेल और एक्सेल करेंगे, सो अगर हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तब बॉडी में कितना रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, अगर नॉर्मली एक्सेल करूँगा तो बॉडी में कितना रहेगा नॉर्मली, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही नहीं रहेगा, क्यों, ये वो वॉल्यूम है जो फोर्सफुल एक्सेलरेशन के बाद रहता है, तब भी रहता है, तो वो तो रहना ही है ऑब्वियसली है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो होगा ही होगा। साथ में एक्सपायर रिजर्व वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि मैंने नॉर्मली एक्सेल किया है। तो एक्सपायर रिजर्व वॉल्यूम कब निकलता है, जब मैं फोर्सफुल एक्सेल करता हूँ। और रेजिडुअल वॉल्यूम कब निकलता है, वो वॉल्यूम रहता है हमारे लंग्स में, जब हम फोर्सफुल एक्सेल करेंगे तब भी लंग्स में रहेंगे, तब भी रहने वाला है ना फंक्शन में। तो आ गया समझ। अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, मतलब अगर मैं फोर्सफुल एक्सहेल कर रहा हूँ तो कितना वॉल्यूम में इनहेल कर पाऊँगा, तो वो किसके बराबर होता है, तो टाइडल वॉल्यूम कितना, मतलब मैंने फोर्सफुली एक्सहेल करते हो तो क्या क्या मैं ले सकता हूँ बॉडी के अंदर, एक तो टाइडल वॉल्यूम तो ऑब्वियसली है। सेकंड में इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम भी ले सकता हूँ, जो मैं अगर मैंने फोर्सफुल एक्सेलेशन किया है तो एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम भी ले सकता हूँ मैं बॉडी के अंदर, क्योंकि वो भी मैंने एक्सेल किया तो उसको भी इनहेल कर सकता हूँ। तो वाइटल कैपेसिटी इसके बराबर। लंग टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो टीएलसी को क्या लिख सकते हो, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम इवन रह रहा है बॉडी के अंदर अगर हम फोर्सफुल एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये तो वाइटल कैपेसिटी है कि कितना अगर फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद भी हम कितना इनहेल कर सकते हैं एक्सेलेशन के बाद। सो इनको थोड़ा आपको बहुत बार नज़र देना है, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल है तो इससे ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है। देखिए मैं बताऊँगा आपको, ये तो आराम से याद रहेंगे वाले पोर्शन, जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटीज वाले ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम के, तो ट्रिक देखना ही पड़ेगा कोई, तो मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रिक्स अगर मुझे टाइम मिला, ठीक है। अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस की बात करें, ये टेबल आप ज़रूर याद रख सकते हो। सबसे पहले बताते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करता है, मतलब डिफ्यूजन हो जाएगा गैस के किस पे डिपेंड करता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा, साथ में थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होगी जिससे डिफ्यूजन हो रहा है, एल्वेओलर की कितनी थिकनेस होगी, ब्लड टिश्यू की कितनी थिकनेस होगी, ठीक है। और अगर रेस्पिरेटरी गैस की बात करें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वेओलर में इसकी क्या होती है कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की 104 इसकी 40 होती है, और डीऑक्सीजन ब्लड की 40-45, ऑक्सीजनेट के अंदर 95-40, टिश्यू के अंदर 40-45, ठीक है। अब देखिए सिस्टमेट्रिक आर्टरी और सिस्टमेट्रिक वेन होता क्या है, ठीक है, समझते हैं। सिस्टमेट्रिक आर्टरी क्या है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन ब्लड, ये लंग है सॉरी हार्ट है, हार्ट से लेगा ऑक्सीजन ब्लड को देगा टुवर्ड्स व्हाट बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से वापस लाएगा कौन, सिस्टमेटिक वेन, बॉडी टिश्यू से कौन वापस लाएगा, सिस्टमेटिक वेन। वेन क्या लाता है वापस, आर्टरी क्या देता है अवे, पल्मोनरी आर्टरी अवे दे देता है, जाओ भाई। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लाज्मा के अंदर अगर हम बात करें 20-25% ज़्यादा होता है, फिर ब्लड के अंदर 20-25% ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो
अगर हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करेंगे एल्वेओलाई और टिश्यू के बीच में, हम बता या फिर किसके बीच में, एल्वेओलाई किसके साथ, पल्मोनरी कैपिलरीज या कैपिलरीज की बात करें तो एक होता है हमारे पास एनसीईआरटी निकालना, एक होता है ऐसे कुछ जो होता है एल्वेओलाई, एक होता है एल्वेओलाई और नीचे यहाँ पर होगा हमारे पास कैपिलरी। जो एल्वेओलाई का होगा ये होगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या फिर स्क्वामस एपिथेलियम होगा, और ये होगा एंडोथेलियम। क्या होगा एंडोथेलियम, किसका एंडोथेलियम, किसका एंडोथेलियम होगा इस कैपिलरी का, और बीच में कुछ प्रेजेंट उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस जो होती है, इसकी जो थिकनेस होती है लगभग हम बता सकते हैं लेस देन 1 मिली, 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस में, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, फिर हम बताते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 97% आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन के जरिए होता है और 3% प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज रहता है। थर्ड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, 20-25% आरबीसी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में रहता है, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 7+ प्लाज्मा। देखिए आरबीसी अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के ही अंदर रहता है, एक तो प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% हमने बताया होता है। तो हम बताएंगे हर कोई हीमोग्लोबिन जो होता है पर हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिफ्यूज करता है अपने साथ। तो इनका ग्राफ जो हमें मिलता है सिग्मॉइड कर्व मिलता है कुछ ऐसा, अगर आप एनसीईआरटी पे देखोगे, ठीक है, ऐसा कुछ, सॉरी, ऐसा कोई ग्राफ देखिए, इसको सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। यहाँ पर होता है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन प्रेशर। तो जितना जितना प्रेशर बढ़ता है ऑक्सीजन का पार्श्व उतना ज़्यादा सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ भी बढ़ता है। सिग्मॉइड कर्व मिलता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। ठीक है, अब एल्वेओलाई की बात करेंगे, एल्वेओलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, उधर पे एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा। वही टिश्यू के पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, एच पॉजिटिव ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन डिसीट हो जाता है और वहाँ पर कार्बन मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। सो पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड हमारे पास 5 ml ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है। वहीं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20-25% होता है। एल्वेओलाई जो होता है इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर कम होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, टेम्परेचर लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लेकिन अगर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उस वक्त उधर पे क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ O2 हो जाएगा, सॉरी डिसोसिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा है, और डिसोसिएशन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एसोसिएशन होगा एल्वेओलाई पे। ठीक है, और टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में देखो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एच पॉजिटिव भी ज़्यादा है, तो उधर पे अगर ये सब चीज़ ज़्यादा है तो वहाँ पर एसोसिएशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन, यहाँ पर एसोसिएशन। यहाँ पर एसोसिएशन किसका होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर डिसोसिएशन किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, यहाँ पर डीऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली याद रखना, उल्टा जहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का वहाँ पर डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का वहाँ पर एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखते हैं आरबीसी जो है कंटेन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब हम देखेंगे, ये हमने देख लिया कि 20-5% कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, हमने देख लिया कैसे होता है। अब जो आरबीसी होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर एंजाइम होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है इसकी माइन्यूट क्वांटिटी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयन और एच पॉजिटिव के फॉर्म में फर्दर रहता है, किसके अंदर, डिफ्यूज रहता है इस ब्लड के अंदर। अब जैसे टिश्यू साइड में पूछते हैं, वहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सो डिफ्यूजन क्या हो जाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर, और ये फॉर्म क्या करता है, जैसे ही डिफ्यूजन हो गया ब्लड के अंदर, ये फॉर्म करता है H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन में क्या होता है, जैसे ये पहुंच गया कहाँ पर, एल्वेओलाई स्ट्रक्चर पे, एल्वेओलाई साइड पे, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, उसकी वजह से ये जो है वापस कार्बोनिक एनहाइड्रेस में से मिलकर रिवर्स प्रोसेस करेगा और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एल्वेओलाई साइड पे बढ़ जाएगी और वहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब एक किस्म का ट्रैवल किस फॉर्म में ये कर रहा है, 70% किस फॉर्म में करता है, बाइकार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप रहता है टिश्यू पे, सही, और ट्रांसफर किया जाता है एल्वेओलाई इज रिलीज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब टिश्यू में कैसे ट्रैप होता है बाइकार्बोनेट, और वहाँ से
ट्रैवल करता है एल्वुलाई पे, वहाँ एल्वुलाई पे हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम, कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर वहाँ पर कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड H2O निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के जरिए बाहर चला जाता है। सो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड हमारा 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करता है। खत्म, चैप्टर हो गया। अब बचा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में बताते हैं न्यूरल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन और रेस्पिरेशन के लिए। नहीं, सबसे पहला सेंटर बताया रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ये स्पेशलाइज सेंटर होता है जो प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन ऑफ ब्रेन के पास, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। इस प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर दिस रेगुलेशन, मतलब कौन सा रेगुलेशन, ये बॉडी के अंदर ब्रीथिंग को मेंटेन कर लेता है बॉडी के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है ब्रीथिंग को मेंटेन कर लेता है, रिदमिक साइकिल को मेंटेन करता है, कैसे एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन इसको मेंटेन करता है। वही न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो होता है पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। मतलब कभी चाहेगा बॉडी के मैं दौड़ रहा हूँ, सर मैं चल रहा हूँ भाग रहा हूँ, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर अपना काम कर रहा है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करवा रहा है, लेकिन जैसे मैं दौड़ रहा हूँ मेरी बॉडी के अंदर चाहती है बॉडी कि आप फास्ट ऑक्सीजन को मतलब एटीपी चाहिए होगा, तो उसके लिए इनहेलेशन फास्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बढ़नी चाहिए बॉडी में। तो इंस्पायरेशन को बढ़ाने के लिए जो है इंस्पायरेशन मतलब उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, तो ऑल्टर करने के लिए, तो इंस्पायरेशन को क्या किया जाता है कम, इंस्पायरेशन कम मतलब उसके टाइम को डिले किया जाता है ताकि जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो जाए। सो उस वो कौन करता है, ये न्यूमेटैक्सिक सेंटर करता है, ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। उसको मॉडर्न उसको आगे आगे परफॉर्म और बढ़ाना होगा, कभी ये इसको सिग्नल भेजता है तो ये बढ़ा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये न्यूरल सिग्नल भेज देता है कैसा कि रिड्यूस करो डिनेचरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, रिड्यूस करो आफ्टर, ऑल्टर करता है रेस्पिरेटरी रेट को, जो ऑल्टर कर लेते हैं इससे रेस्पिरेटरी बढ़ जाता है। अब देखिए कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है केमिकल बता सकते उसके रिलेशन में देखने को मिलता है, एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर के पास प्रेजेंट होता है, हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एज पॉजिटिव कंसनट्रेशन इफ दे इंक्रीज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एज पॉजिटिव कंसनट्रेशन ज़्यादा इसमें को देखने को मिले किस जगह पे, ये एक्टिवेट करते हैं सेंटर को, ठीक है। अभी देखिए रिसेप्टर्स, थोड़ा वेट कीजिए आप, अगर इंक्रीज होगी इनकी कंसनट्रेशन तो ये सेंड करता है सिग्नल को किसको, रिदमिक सेंटर को, ये जो रेस्पिरेटरी रिदमिक को सिग्नल भेजता है ताकि नेसेसरी चेंज लाए, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव कंसनट्रेशन है इसको एलिमिनेट किया। अब इसको पता कैसे चलता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके पास रिसेप्टर्स कुछ एसोसिएट होती है हमारे बॉडी में, कहाँ पर, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी पे। कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है, जो हमारे ब्रेन तक ब्लड को ले जाती है, नेक से जाके ब्लड में ले जाती है। आयोटिक आर्क क्या होता है, अगर हम आयोटा की बात करूँ, आयोटा कुछ ऐसे होता है, ये रीजन होता है डिसेंडिंग आयोटा और ये होता है असेंडिंग आयोटा, और ये वाला क्या होता है, इसको कहते हैं आयोटिक आर्क, ठीक है। ये इसके बीच में प्रेजेंट, मतलब पूरा पूरा आयोटा ही होता है, ये हमारी बॉडी तक ब्लड को ले जाते हैं, ठीक है। ओके, इनके ऊपर ही ये प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स। जैसे ही रिकग्नाइज करते हैं कि एक्सपोज टू कंसनट्रेशन बढ़ गई इनके अंदर, तो वैसे ही सिग्नल पहुंच जाता है रिदमिक सेंटर के पास, किसके जरिए, कीमोसेंसिटिव एरिया के जरिए। तो रोल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्वाइट सिग्निफिकेंट। अब देखते हैं हम यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं। एक होता है, अगर आपको याद हो, फर्स्ट इज अस्थमा, एजमा या फिर अस्थमा इसको आप कहते हो। इसमें होता क्या अस्थमा या एजमा के अंदर, बंदे के अंदर जो उसके ब्रीथिंग होती है उसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है, ब्रीथिंग में क्या हो जाती है, डिफ़िकल्टी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, वीजिंग साउंड आ जाता है। जब वो कहीं कभी सोता भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीजिंग साउंड आता है, फिर उसको इनहेलेशन भी लेनी पड़ती है, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। हम बता सकते हैं केमिकल्स को सिक्रीट हुए होंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अस्थमा के बाद होता है एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा में हम बताते हैं इसके अंदर किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। अब होता कैसे है, इनके अंदर जो एल्वुलर वॉल्स होते हैं, एल्वुलर डक्ट्स होते हैं, एल्वुलर हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है। थर्ड होता है हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हम बताते हैं ये जो बंदा होता है ये काम कर रहा होता है डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो डस्ट पार्टिकल उसके एल्वेल में पहुंच गया, एल्वेल में पहुंच गया तो इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स दिखाएगा, तो कुछ केमिकल वहाँ पर रिलीज होता है जिसको हम साइटोकाइन कहते हैं। साइटोकाइन इन टर्न फिर हम बताते हैं कुछ फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं और फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है ये कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन कॉज किया तो इसके वॉल्स को क्या करता है, ये डैमेज करता है। तो इन्फ्लेमेशन हो गया, वॉल्स को डैमेज कर दिया, तो हम बताते हैं इट लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, फाइब्रोसिस का मतलब ये होता है पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाते हैं उधर पे, ठीक है।
और इसकी वजह से एक होता है कि ये कॉज करता है सीरियस लंग डिजीज़ कॉज करता है। तो इसलिए इन वर्कर्स को क्या कहा जाता है कि आप मास्क पहनो, क्या कहा, मास्क पहनो। सो ये पूरा था हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन वन शॉट। इसको आप स्क्रीन शॉट आ सकते हो, मैं फ़ोटोज़ अब दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको जिसमें मुश्किल होगा दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, तो इसको आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसी तरह बाय।